जय श्री राम। अभी हम यूनिट 8 का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया है। तो अभी दूसरे पार्ट में हमको एफडीआई, एफआईआई और रीसेंट ट्रेंड जो है वो कंसेप्ट कर देना है। और फिर एक कंसेप्ट है जो एक अलग ही कंसेप्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी हमको इस पार्ट में देखनी है। तो बढ़ेंगे सर पहली कंसेप्ट के ऊपर, एफडीआई, एफआईआई एंड रिसेंट ट्रेंड्स। तो बेसिकली एफडीआई क्या होता है? एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या होता है? फॉरेन से कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आती है जो फॉरेन इन्वेस्टर लेके आता है और वो एंटिटी की ओनरशिप लेता है। तो फॉर एग्जांपल एक एबीसी लिमिटेड कंपनी इंडिया में काम कर रही है और फॉरेन से कुछ लोग आए और उस कंपनी में पैसा डाला, तो उनको शेयर कैपिटल जाएगा, मतलब ओनरशिप उनको जाएगी और वो अभी पैसे और डाल के बिजनेस इंडिया में करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बाहर के लोग इधर आके नया एंटिटी शुरू करेंगे, उसमें पैसे डालेंगे, उसका कैपिटल और ओनरशिप उनके पास रहेगा, लेकिन बिजनेस इंडिया में होगा। तो इसको हम बोलते हैं एफडीआई। मतलब प्रेजेंट कंपनी में इक्विटी शेयर्स वो लेंगे पैसे देकर, तो वो भी एफडीआई हो सकता है। नया कंपनी शुरू करके भी पैसे देकर वो ओनरशिप ले सकते हैं, उसको भी हम एफडीआई बोल सकते हैं। तो बढ़ेंगे सर पहले पॉइंट के ऊपर। एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट। सर आपको लिखना है एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट मेड इन कंट्री बाय फॉरेन इन्वेस्टर। मेड इन कंट्री बाय फॉरेन इन्वेस्टर। मेड इन कंट्री बाय फॉरेन इन्वेस्टर। तो कौन इन्वेस्टमेंट करता है? फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में, और वो एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ ओनरशिप। तो वो ओनरशिप भी लेता है। ओनरशिप माने वो अभी 10% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। डिपेंड्स, जैसा उनका डिसीजन होता है, जितना वो पैसे डालते हैं वैसे वो तय किया जाता है। तो बेसिकली एफडीआई क्यों जरूरी है? क्योंकि सब पैसा हम सिटीजन्स नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, कुछ ना कुछ तो फंड बाहर से आना चाहिए। और अगर वो एफडीआई के माध्यम से आएगा तो इंडिया को और ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि एफडीआई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पैसा लाया जाता है। एफडीआई का मतलब ही है कि लॉन्ग टर्म से पैसा इधर लाने का, क्योंकि वो कैपिटल ले रहे हैं, क्योंकि वो इक्विटी ले रहे हैं, क्योंकि वो ओनरशिप ले रहे हैं। और ओनरशिप ले रहे हैं इसका मतलब वो इधर बहुत दिनों तक अभी बिजनेस करने वाले हैं, बहुत सालों तक वो इधर बिजनेस करने वाले हैं। तो दैट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई जो है, एफडीआई इज बैकबोन। एफडीआई इज बैकबोन, या बैकबोन नहीं कहेंगे हम इसको, एफडीआई मतलब हम इसको बोल सकते हैं की इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। की इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर है कि आपके पास एफडीआई कितना आ रहा है। तो एफडीआई अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोई ट्रस्ट नहीं करता। अभी आप सोचो कोई पाकिस्तान में जाके एफडीआई करेगा क्या? तो नहीं करेगा, कोई ट्रस्ट नहीं करता उसको, क्योंकि वो ट्रस्टेबल नहीं है। लेकिन इंडिया में एफडीआई क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया ट्रस्टेबल है। हम हमारे इधर लॉ है, हमारे इधर रेगुलेशन है, हमारी इधर पॉलिसीज है, तो बाहर के लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो ही वो पैसा लाकर इधर बिजनेस करेंगे। बढ़ेंगे आगे। तो वही सेकंड पॉइंट है, अ फेवरेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट प्रमोट एफडीआई इनफ्लो। अगर स्टेबल बिजनेस कर सकते हैं तो वो आपके पास अगर वो स्टेबल बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, एनवायरनमेंट है, तो ही लोग आपके इधर आके एफडीआई करेंगे, नहीं तो कोई एफडीआई नहीं करने वाला। बढ़ेंगे सर आगे। डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, ब्रॉडकास्टिंग, सिविल एविएशन, प्लांटेशन, ट्रेड, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग, सैटेलाइट इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर अमंग द सेक्टर्स दैट हैव बीन लिबरलाइज्ड। तो पहले क्या हुआ था, 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो कोई बाहर का आदमी आके इधर बिजनेस नहीं कर सकता था। तो इसके कारण इधर बिजनेस नहीं हो पा रहा था, तो इसके कारण हमने हमारी इकोनॉमी ओपन करना शुरू किया। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स थे जिसमें एफडीआई अलाउ करना गवर्नमेंट ने चालू किया। और ये जो हमने अभी नाम लिए वो लेटेस्ट सेक्टर्स है जिसमें एफडीआई अलाउ किया है।
तो ये जो सेक्टर्स हमने अभी नाम लिए, फॉर एग्जांपल डिफेंस है, कंस्ट्रक्शन है, इसमें एफडीआई बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपना स्टांस बदला, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की और लगभग अभी हर एक इंडस्ट्री या सेक्टर में अभी एफडीआई अलाउ हो चुका है। तो वो हमको देखना भी है कि कितना एफडीआई अलाउड है, कितना एफडीआई नहीं अलाउड है, तो वो हम इधर देखने वाले हैं। तो अभी बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर, रूट्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। अभी कैसे एफडीआई हम इंडिया में ला सकते हैं? तो बेसिकली दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि ऑटोमेटिक रूट, मतलब क्या, आप एफडीआई अंदर लाओ फिर आरबीआई को रिपोर्ट करो। तो आपको एफडीआई लाने के लिए परमिशन नहीं लगेगी, आपको एफडीआई लाने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, खाली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। जब आप एफडीआई लाओगे तो आपको बाद में कुछ दिनों में आपको आरबीआई को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि हमने ये एफडीआई लाया है। सो दैट इज ऑटोमेटिक रूट। एक रास्ता है ऑटोमेटिक रूट, किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एफडीआई लाओ और खाली आप बाद में रिपोर्ट करो। रिपोर्टिंग ये मस्ट है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग होना बहुत ही जरूरी है। तो वही आपको लिखना है सर, आपको ये लिखना है ऑटोमेटिक रूट। तो पहला रास्ता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट तो किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, ना गवर्नमेंट की, ना आरबीआई की, ना स्टेट गवर्नमेंट की, ना पुलिस की, ना सेबी की, ना एमसीए की। तो किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एफडीआई ला सकते हो और फिर बाद में खाली आपको रिपोर्टिंग करना है, कुछ रिटर्न्स आपको फाइल करने हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको आरबीआई को प्रोवाइड करना है। ये सब आरबीआई के पास रिपोर्टिंग होता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज और उसका रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वो आरबीआई के अंडर होता है, तो आरबीआई को ही आपको ये रिपोर्ट कर देना है। तो ऑटोमेटिक रूट क्या कहता है सर? ऑटोमेटिक रूट यही कहता है टू ब्रिंग एफडीआई, आपको लिखना है सर, टू ब्रिंग एफडीआई विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल। विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल, तो विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल आपको एफडीआई लाना है। कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली एफडीआई आप ला सकते हो। अभी आगे लिखो सर, द इंडियन कंपनीज, द इंडियन एंटिटीज लिखो सर, एंटिटीज, द इंडियन एंटिटीज विच ब्रिंग एफडीआई, विच ब्रिंग एफडीआई through automatic route, through automatic route have to report to RBI, have to report to RBI in 2 stages। अभी आपको जो आरबीआई को रिपोर्ट देना है वो 2 स्टेजेस में देना है। वो 2 स्टेजेस में क्या देना है सर आपको, ये हम देखेंगे। फर्स्ट, द इंडियन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द फॉरेन exchange department regional office concerned of the RBI under whose jurisdiction its register office is located within 30 days of the receipt of share application money amount of consideration from the non-resident investor। जो आपके पास एनआरआई से पैसा आया है वो आपको रिपोर्ट करना है विद इन 30 डेज। आपको मिलने के बाद विद इन 30 डेज आपको वो रिपोर्ट करना है कि कितना पैसा आपके पास आया है एज अ इन्वेस्टमेंट इन द एंटिटी। तो आपके पास अगर 1 लाख रुपए आया होगा तो आपको वो 30 डेज में, जिस दिन मिलेगा उस दिन से 30 डेज में आपको आरबीआई को पहले रिपोर्ट करना है कि इतना मुझे अमाउंट मिला है। ये था फर्स्ट फेज। तो पहला फेज क्या बोलता है कि जब एक कोई इंडियन कंपनी को पैसा आता है एनआरआई से इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, तो वो आपको रिपोर्ट करना है विद इन 30 डेज आरबीआई को। तो वो आपको रिपोर्ट करना है विद इन 30 डेज आरबीआई को। अगला पॉइंट देखेंगे सर, सेकंडली अपॉन इश्यू ऑफ शेयर्स, सेकंडली अपॉन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली क्या करना है सर, आपको जब पैसा मिलेगा तो उस दिन से विद इन 30 डेज आपको ये बात बतानी है कि हमें इतना कंसिडरेशन मिला है फ्रॉम द एनआरआई। तो जब इंडियन कंपनी पैसा लाएगी एफडीआई के रूप में फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर, तो उसको ये इन्फॉर्म करना है आरबीआई को। अभी सेकंड जो फेज है उसमें क्या बोलना है वो अब हम देखेंगे। सेकंडली अपॉन issue of shares to NRI in the company is required to submit required documentation with the foreign exchange department regional office concerned of the RBI। तो ये भी विद इन 30 डेज में ही करना है, ये भी विद इन 30 डेज में ही करना है। तो एक बार आपको पैसा मिलेगा तो वो दिन से आप 30 दिन में आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना है कि पैसा मिला,
और जब आप उसको शेयर्स इशू करेंगे तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर देना है कि हमने शेयर्स इशू कर दिए, वो भी 30 डेज में आपको इन्फॉर्म कर देना है। और किसको करना है सर? फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को करना है। आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रहता है उसको हमें रिपोर्ट कर देना है। तो पहला फेज ये है कि जब हमको पैसा मिलेगा तो विद इन 30 डेज हमको रिपोर्ट करना है कि हमको इतना इतना पैसा मिल गया है। और सेकंडली जब हम उनको शेयर्स देंगे तो शेयर्स देने के बाद 30 डेज में आपको बता देना है कि हमने शेयर्स इशू कर दिए हैं। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ रिपोर्टिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट। अभी हम देखेंगे गवर्नमेंट रूट का। अभी गवर्नमेंट रूट मतलब क्या? मतलब आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कुछ एफडीआई ऐसे होती है कि जिधर आपको विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल, तो इसको हम प्रायर अप्रूवल बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रायर अप्रूवल। तो प्रायर अप्रूवल आपको लेना ही लेना पड़ेगा, तभी जाके आप फंड्स ला सकते हो अंदर आपके कंपनी के अंदर। तो बेसिकली कब होता है ये? तो व्हेन आपको लिखना है सर प्रपोजल्स वेयर amount is proposals where amount is more than 5000 crores, amount is more than 5000 crores, तो आपको कैबिनेट अप्रूवल लेना पड़ता है सर। कैबिनेट अप्रूवल आपको लेना पड़ता है। जब 5000 करोड़ के ऊपर का इन्फ्यूजन हो रहा है, 5000 करोड़ के ऊपर कैपिटल आ रहा है, तो आपको कैबिनेट अप्रूवल लेना पड़ता है इकोनॉमिक अफेयर्स की। तो कैबिनेट अप्रूवल ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आपको लेना पड़ेगा, ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आपको लेना पड़ेगा। तो आपको वो अप्रूवल लेने की जरूरत है। और एक बात है, अगर एफडीआई पाकिस्तान से आ रहा है, इफ एफडीआई इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, वैसे कोई लाएगा नहीं, लेकिन अगर आया एफडीआई इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, देन ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड गवर्नमेंट अप्रूवल, देन ऑल्सो इट रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल, तो भी उसको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत है। तो गवर्नमेंट अप्रूवल कब लगता है सर? गवर्नमेंट अप्रूवल पहली तो अगर 5000 के ऊपर फंड्स इन्फ्यूज हो रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक अफेयर्स के कैबिनेट कमेटी की कैबिनेट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो ही जाके आप अंदर ला सकते हो। और दूसरा है कि एफडीआई अगर पाकिस्तान से आ रहा है, आएगा नहीं, लेकिन मान लो कि आ गया, वैसे भी वो देने के लायक नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो भी आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। अभी पाकिस्तान तो गरीब हो गया है, उसके पास पैसा ही नहीं है कि वो एफडीआई करे बाहर जाके। वो खुद के बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो बाहर के बिजनेस जाके कैसे करेंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये प्रोविजन कर दी है कि अगर पाकिस्तान से पैसा आया तो पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लो, बाद में ही वो इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो एफडीआई लाने के लिए दो रूट्स है सर। ऑटोमेटिक रूट है जिसमें कोई प्रायर अप्रूवल नहीं लगता, डायरेक्टली पैसे लाओ, लेकिन खाली उसमें दो रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। पहला रिपोर्टिंग होता है कि जब पैसे आए तो उसके बाद 30 दिन तक आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना है कि इतने इतने पैसे आ गए। और दूसरा है कि जब हमने शेयर्स इशू किए उसको, एनआरआई को, तब 30 डेज में आपको इन्फॉर्म करना है कि हमने शेयर्स इशू कर दिए हैं। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ ऑटोमेटिक रूट। और गवर्नमेंट रूट कब लगता है? जब 5000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपको कैबिनेट अप्रूवल लगता है इकोनॉमिक अफेयर्स का। और अगर पाकिस्तान से पैसा आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लगने वाला है। अभी आपको नोट्स में कुछ पेज ब्लैंक्स दिखेंगी। तो बेसिकली क्या है, हर एक सेक्टर का कितना एफडीआई अलाउ किया है वो उधर दिया है। तो हम तो एक एक नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे सर, हम परसेंटेज वाइज जाएंगे। तो बेसिकली पहली हम कैटेगरी ये देखेंगे कि 100% किसमें अवेलेबल है, मतलब ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिसमें 100% एफडीआई अलाउ है, जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है। तो हम अभी पहले ऐसे सेक्टर्स देख रहे हैं कि जिसमें एफडीआई 100% अलाउड है। तो पूरा का पूरा इधर आओ, बिजनेस करो, आप कर सकते हो। तो 100% एफडीआई किसमें अलाउड है? पहला है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें 100% अवेलेबल है आपको सर। दूसरा जो है वो है प्लांटेशन सेक्टर, दूसरा है प्लांटेशन सेक्टर, प्लांटेशन सेक्टर, प्लांटेशन सेक्टर, दूसरा जो है वो है प्लांटेशन सेक्टर। तीसरा जो है, अभी और एक हम काम करेंगे, एक दो मिनट, आप एक दो मिनट थोड़ा करेक्ट करो। अभी हम क्या करेंगे, पहले एक अच्छा और आसान तरीका मैं बताता हूं
क्या है, बहुत जगह अभी 100% अलाउ हो चुका है, तो हम 100% का याद नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, हम 26% एफडीआई किस में अलाउड है, 74% एफडीआई किस में अलाउड है, 49% किस में अलाउड है, 51% किस में अलाउड है, यही याद रखेंगे। और बाकी के रहेंगे तो वो 100% ही है। सी, हम उल्टा करेंगे, ऑलवेज थिंक स्ट्रेटेजिकली, तो हमको स्ट्रेटेजी वाइज थिंकिंग करना है। तो हम क्या करेंगे सर, हम पहले 100 का नहीं देखेंगे, क्योंकि 100 तो अभी बहुत सेक्टर्स में अवेलेबल है आपको एफडीआई, लेकिन जो कम एफडीआई अलाउड है वो हम पहले देखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें 26% की पहले कैटेगरी देखनी है। 26% की पहली कैटेगरी हम देखेंगे। तो 26% जिसमें एफडीआई अलाउड है वो कौन कौन से है, तो वो है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब क्या, न्यूज़पेपर वगैरह। तो प्रिंट मीडिया जो रहता है उसमें 26% ही अलाउड है, और वो भी आपको गवर्नमेंट रूट से ही लाना पड़ता है, वो भी आपको गवर्नमेंट रूट से ही लाना पड़ता है। तो 26% किस में है, प्रिंट मीडिया में है, और वो भी आपको गवर्नमेंट रूट से ही लाना पड़ेगा। फिर बात करेंगे सर हम 26% की दूसरा जो सेक्टर है वो है बाकी तो 26% में कोई नहीं है। तो आगे हम देखेंगे अभी 49% का। अभी 49% एफडीआई किस में अलाउड है, तो 49% एफडीआई अलाउड है हमें ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज। तो कंटेंट जो बनाते हैं उसमें जो सर्विसेज लगती है उसमें 49% आपको अलाउ किया गया है, और वो भी गवर्नमेंट रूट से ही अलाउड है। तो 26% का कौन था, प्रिंट मीडिया था। प्रिंट मीडिया एक ही ऐसा सेक्टर है जिसमें 26% इन्वेस्टमेंट एफडीआई अलाउड है, और वो भी गवर्नमेंट रूट से ही अलाउड है। फिर हमने देखा 49% वाला उसमें ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज, मतलब जो कंटेंट बनाने के सर्विसेज है जो ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे, उसमें भी 49% ही एफडीआई आप ला सकते हो, और उसमें भी गवर्नमेंट रूट से ही आप ला सकते हो। और फिर 49% में और एक है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रा कंपनी इन सिक्योरिटीज मार्केट, इंफ्रा कंपनी इन सिक्योरिटीज मार्केट, ये आप ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो। इंफ्रा कंपनी इन सिक्योरिटीज मार्केट, ये आप ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो। फिर और एक सेक्टर है जिसका नाम है पेंशन सेक्टर जो है, इसमें भी 49% अलाउ किया गया है, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से अलाउ किया गया है। पेंशन सेक्टर भी ऐसा है, 49% अलाउ किया गया है, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से अलाउड किया गया है। फिर चौथा जो है वो है पावर एक्सचेंजेस में भी 49% अलाउड है, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से ही अलाउड किया गया है। तो पावर एक्सचेंजेस में भी 49% अलाउड है, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से अलाउड किया गया है। फिर 49% में और कोई है क्या, तो नहीं है। तो खाली 4 ही ऐसे है जिसमें 49% अलाउ किया गया है। तो कौन कौन से है वो, 49% में पहला है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज, 49% अलाउड है लेकिन गवर्नमेंट रूट से। फिर इंफ्रा कंपनी इन सिक्योरिटीज मार्केट, पेंशन और पावर एक्सचेंज, ये ऑटोमेटिक रूट से आप 49% तक ला सकते हो। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे 51% के ऊपर। तो पहला हमने परसेंटेज देखा 26%, उसमें तो एक ही है प्रिंट मीडिया, वो भी गवर्नमेंट रूट से है। फिर 49% का देखा, उसमें ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज गवर्नमेंट रूट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन सिक्योरिटीज मार्केट ऑटोमेटिक रूट, पेंशन ऑटोमेटिक रूट, और पावर एक्सचेंजेस ऑटोमेटिक रूट। अभी हम बढ़ेंगे 51% के ऊपर। अभी 51% में कौन कौन आएगा, तो आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी तो बोलो हाँ, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी समझ में आनी चाहिए कि क्या याद रखना है। सब याद नहीं रख सकते हम, तो हमें ये याद रखना है कि जहां पे 100% से कम है, बाकी तो हम बोलेंगे 100%, दैट इज द लॉजिक। अभी हम 51% के बारे में देखेंगे। 51% का है वो है मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। मल्टी ब्रांड मतलब जो मॉल्स होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल
बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं उसमें बहुत सारे ब्रांड्स का ट्रेडिंग होता है। ऐसा नहीं होता कि खाली रिलायंस के प्रोडक्ट्स, सबके प्रोडक्ट्स ट्रेड होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। जैसा क्रोमा का मॉल होता है, टाटा का जो क्रोमा का मॉल है, तो उसमें बहुत सारे आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दिखेंगे जो बहुत सारे ब्रांड्स के होंगे। कोई सैमसंग का होगा, कोई एप्पल का होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा। जैसे विजय विजय सेल्स है, विजय सेल्स में भी बहुत सारे ब्रांड्स का रिटेल ट्रेडिंग होता है। तो उसके लिए अगर आपको एफडीआई लाना है तो आप मैक्सिमम कितना ला सकते हो, 51% ला सकते हो, और वो भी गवर्नमेंट रूट से लाना पड़ेगा। तो अगर मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में आपको एफडीआई लाना है तो वो 51% मैक्सिमम हो सकती है, और वो भी गवर्नमेंट रूट से ही आपको लाना पड़ेगा, वो भी गवर्नमेंट रूट से ही आपको लाना पड़ेगा। तो 51% में और कौन कौन है तो वो हम देखेंगे। 51% में और कौन कौन है तो वो हम देखेंगे। तो 51% में कोई नहीं है, ये एक ही कंसेप्ट है 51% में, तो मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, तो वो भी आपको गवर्नमेंट रूट से ही लाना है। बढ़ेंगे सर अगले परसेंटेज के ऊपर। अगला परसेंटेज है 74%। 74%, अभी 74% कहां पे अलाउड किया गया है? तो 74% अलाउड किया गया है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में एक बात है कि 49% तक आप ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो। 49% तक आप ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो, और 49 से 74% तक आपको गवर्नमेंट रूट से लाना पड़ेगा। तो अगर आपको प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में एफडीआई लाना है तो आप कितना ला सकते हो? मैक्सिमम 74%। आप कितना ला सकते हो सर? 74%। और उसमें से 49% तक आप ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो, और 49% से 74% तक गवर्नमेंट रूट से ला सकते हो। ये जो परसेंटेजेस है वो किसके ऊपर निकालने हैं? मान लीजिए मेरा कैपिटल है 1 लाख रुपया। अभी अगर 1 लाख रुपया कैपिटल है, तो अगर से फॉर एग्जाम्पल वो बंदा 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसको 50% शेयर्स में दूंगा, तो वो 50% का ओनर बनेगा। तो वो कंसेप्ट इधर एप्लीकेबल है। तो बेसिकली 74% कहाँ पे एप्लीकेबल है? मैक्सिमम एफडीआई रिटेल, सॉरी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में एप्लीकेबल है। और उसमें भी 74 में भी 49% तक आप ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो, और 49 to 74% तक आप 74% तक आप गवर्नमेंट रूट से लाना पड़ेगा। तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में 49% और 49 to 75%, ऐसा दो स्लैब दिए गए हैं। लेकिन टोटल अलाउड कितना है? 74% अलाउड है। फिर अभी और 74% किसमें अलाउड है तो वो देखेंगे सर। बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो उसमें भी 74% आप ला सकते हो। तो उसमें भी 74% आप ला सकते हो। उसमें भी यही रूल है, 49% तक ऑटोमेटिक रूट से आप ला सकते हो, और 49 से 74% तक आप गवर्नमेंट रूट से ला सकते हो। 49 to 74% तक आप गवर्नमेंट रूट से ला सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में अगर इन्वेस्टमेंट लानी है तो आप 74% तक मैक्सिमम एफडीआई ला सकते हो। उसमें से 49% ऑटोमेटिक रूट से आएगी, 49 to 74% गवर्नमेंट रूट से आएगी। फिर बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी आपको 74% आप ला सकते हो। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस कंपनी आप 74% तक ला सकते हो, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से आप ला सकते हो। उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लगती। तो ये थे 74% के कुछ पॉइंट्स। अभी और एक परसेंटेज है, वो थोड़ा ऑड परसेंटेज है, वो है 20% का। तो अभी 20% का जो परसेंटेज है वो हम देखेंगे कि मैक्सिमम एफडीआई 20% ही अलाउड है। तो वो किसमें अलाउड है? तो उसका नाम है बैंकिंग पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें आप कितना ला सकते हो? मैक्सिमम 20% इन्वेस्टमेंट ला सकते हो बाहर से, और वो भी आपको गवर्नमेंट रूट से लाना पड़ेगा। तो ये था बैंकिंग पब्लिक सेक्टर 20%। तो हमने अभी कौन कौन से परसेंटेजेस देखे? अभी 26% हमने देखा वो प्रिंट मीडिया में गवर्नमेंट रूट से। फिर हमने देखा 49% का ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज गवर्नमेंट रूट, इंफ्रा कंपनी इन सिक्योरिटीज मार्केट ऑटोमेटिक रूट, पेंशन ऑटोमेटिक रूट, पावर एक्सचेंज ऑटोमेटिक रूट। फिर हमने देखा 51% का कंसेप्ट, 51% का कंसेप्ट मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में आप गवर्नमेंट रूट से ला सकते हो। फिर देखा हमने 74 वाला कंसेप्ट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, उसमें भी 49% तक आप ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो। 49 to 74 आप गवर्नमेंट रूट से लाना पड़ेगा। बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में 49% ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो।
और 49 to 74% गवर्नमेंट रूट से ला सकते हो, और इंश्योरेंस 74% ऑटोमेटिक रूट से आप ला सकते हो। तो बेसिकली 74% में कौन कौन है सर? 74% में पहला तो है 74% में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, 74% में पहला प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, फिर बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर और फिर इंश्योरेंस। तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर के लिए 49% तक आप ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो और 49 to 74% गवर्नमेंट रूट से ला सकते हो। इंश्योरेंस के लिए डायरेक्टली 74% दिया गया है और वो भी ऑटोमेटिक रूट से है। और एक 20% का स्लैब है जिसमें मैक्सिमम एफडीआई कितना हो सकता है? 20%। वो है बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो गवर्नमेंट के बैंक्स है उसमें एफडीआई कितना हो सकता है? मैक्सिमम 20%, और वो भी गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ ही आप ला सकते हो, नहीं तो वो नहीं ला सकते। तो दैट इज नथिंग बट एफडीआई परसेंटेजेस। अभी बाकी के जो हो गए वो आपको ठोक के बोलना है कि 100% है, वो आपके ठोक के बोलना है 100% है। वो क्या बोलना है आपको? ठोक के बोलना है 100% है। तो उसमें कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है, तो आपको ठोक के बोलना है 74% है, सॉरी 100% है। खाली आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने हैं। डिफेंस जो है, डिफेंस में भी 100% अलाउ किया गया है, लेकिन 74% तक आप ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो और 74 to 100 आप गवर्नमेंट रूट से ला सकते हो। तो डिफेंस में 100% अलाउड है, लेकिन 74% ऑटोमेटिक रूट और 74 to 100% गवर्नमेंट रूट, ये आपको याद रखना है। फिर आपको सिविल एविएशन अगर होगा, सिविल एविएशन में भी आप 100% ला सकते हो। सिविल एविएशन मतलब एयर, जो ये इंडस्ट्री रहती है, एविएशन इंडस्ट्री रहती है, कंपनी रहती है, एरोप्लेन कंपनी, तो उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो 100% आप ला सकते हो, लेकिन उसमें 49% तक ऑटोमेटिक रूट से आप ला सकते हो। 49% तक आप ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो और बाकी 49 to 100% आपको गवर्नमेंट रूट से लाना पड़ेगा। 49 to 100% गवर्नमेंट रूट से लाना पड़ेगा। तो सिविल एविएशन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ये आपको लिखना है। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मतलब जो एक्चुअल सर्विसेज है एयर ट्रांसपोर्ट की, अगर उसमें एफडीआई लाना है तो मैक्सिमम 100% ला सकते हैं, लेकिन उसमें से 49% ऑटोमेटिक रूट से होगा, 49 to 100% गवर्नमेंट रूट से होगा। फिर आगे बात करेंगे सर सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। तो उसमें भी 100% अलाउ किया गया है, लेकिन उसमें 100% भले ही अलाउ किया गया है, लेकिन उसमें से 49% तक ही आप ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हो और 49 से 100% तक आप गवर्नमेंट रूट से ला सकते हो। तो बेसिकली सिंगल रिटेल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में ऑटोमेटिक रूट से आप 49% तक ला सकते हो, 49 to 100% गवर्नमेंट रूट से आप ला सकते हो, टोटल 100% आप ला सकते हो अंदर एफडीआई। फिर और अगर आपको याद रखना है बेसिकली वो है फार्मा का भी आपको याद रखना है। फार्मा में क्या है? फार्मा में अगर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, अभी ब्राउनफील्ड का क्या मतलब है वो बाद में मैं समझाने वाला हूँ। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, अगर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है तो उसमें एफडीआई 100% अलाउड है, लेकिन उसमें से 74% ऑटोमेटिक रूट से है और 74 to 100 गवर्नमेंट रूट से है। तो अभी हमने क्या देखा कि ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज है जिसमें 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है एफडीआई का, लेकिन कुछ परसेंटेज आप ऑटोमेटिक से ला सकते हो, कुछ परसेंटेज आपको गवर्नमेंट रूट से लानी पड़ेगी। तो डिफेंस में 100% अलाउड है, लेकिन 74% तक ही ऑटोमेटिक रूट आ सकता है, 74 से 100 तक गवर्नमेंट रूट से ही लाना पड़ेगा। सिविल एविएशन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 100% अलाउड है, लेकिन उसमें से 49% ऑटोमेटिक रूट, 49 to 100% गवर्नमेंट रूट। सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग 100% अलाउड है, लेकिन 49% ऑटोमेटिक रूट, 49 to 100% गवर्नमेंट रूट। और फार्मा ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट अगर रहेगा तो 100% अलाउड है, लेकिन 74% तक ऑटोमेटिक रूट और 74 to 100 गवर्नमेंट रूट। तो ये हमको याद रखना है। बाकी आप ठोक के बोल सकते हैं 100% ऑटोमेटिक, बाकी आप ठोक के बोल सकते हैं 74% ऑटोमेटिक, बाकी आप ठोक के बोल सकते हैं 74% ऑटोमेटिक। आपको कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ही पेज में हमारा पूरा खत्म हो गया, ये पेज की हमें आवश्यकता पड़ी नहीं। तो अभी
हमने क्या किया, हमने स्पेसिफिक परसेंटेज ही खाली देखे, बाकी हम बोलने वाले हैं 100% ऑटोमेटिक, बाकी हम बोलने वाले हैं 100% ऑटोमेटिक। तो 26% प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट रूट, 49% ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज गवर्नमेंट रूट, इंफ्रा कंपनी इन सिक्योरिटीज मार्केट ऑटोमेटिक रूट, पेंशन ऑटोमेटिक रूट, पावर एक्सचेंज ऑटोमेटिक रूट। फिर 51% में एक ही है मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, वो भी गवर्नमेंट रूट से आएगा। 74% में 3 जन है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी 49 तक एआर, 49 से 74 जीआर, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर 74% अलाउड है, 49 तक एआर, 49 से 74 जीआर, और इंश्योरेंस में भी 74% अलाउड है, पूरा एआर। फिर 20% एक ही है बैंकिंग पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के बैंक से, उसमें मैक्सिमम एफडीआई 20% ला सकते हैं, और वो भी गवर्नमेंट रूट से लाना पड़ता है। बाकी डिफेंस में 100% अलाउड है, लेकिन 74% तक एआर से ला सकते हो। सिविल एविएशन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 100% अलाउड है, लेकिन 49% तक ही एआर से ला सकते हो। सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 100% अलाउड है, लेकिन 49% तक ही एआर से ला सकते हो। फार्मा ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट 100% अलाउड है, लेकिन 74% तक ही एआर से ला सकते हो। बाकी हमको ठोक के बोलना है 100% ऑटोमेटिक रूट, बाकी हमको ठोक के बोलना है 100% ऑटोमेटिक रूट, बाकी हमको ठोक के बोलना है 100% ऑटोमेटिक रूट, बाकी हमको ठोक के बोलना है 100% ऑटोमेटिक रूट। सो दिस इज द लॉजिक। और 2 ही ऐसे सेक्टर्स है जिसमें गवर्नमेंट रूट से आप पैसे ला सकते हो, वो हम देखेंगे अभी। एक है उसमें, तो ये स्पेशल केस हुआ, तो ये क्या हुआ, स्पेशल केस हुआ। सैटेलाइट का जो है, सैटेलाइट के लिए 100% अलाउड है, लेकिन सब गवर्नमेंट रूट से ही ला सकते हो। सैटेलाइट के लिए 100% अलाउड है, लेकिन गवर्नमेंट रूट से ही आपको लाना पड़ेगा। और एक है लास्ट, जो अलग ही है, टेढ़ा ही है, तो उसको हम बोलेंगे फूड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फूड मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, फूड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो उसमें भी आप 100% एफडीआई ला सकते हो, लेकिन वो भी गवर्नमेंट रूट से ही आपको लाना पड़ेगा। तो वो भी आपको गवर्नमेंट रूट से ही लाना पड़ेगा। ये तो हटके है जरा, मतलब है तो 100% अलाउड, लेकिन पूरा का पूरा गवर्नमेंट से बोलो, दैट इज द हटकेनेस, बाकी कुछ नहीं। तो डिफेंस में 100% अलाउड है, 74% एआर। सिविल एविएशन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस आपको 100% अलाउड है, लेकिन 49% एआर। सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेड 100% अलाउड है, लेकिन 49% एआर। फिर फार्मा ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट अगर रहेगा 100% अलाउड है, लेकिन 74% एआर। और जो हटके 2 है वो है सैटेलाइट 100% है, लेकिन पूरा गवर्नमेंट रूट है। और फूड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया अगर है तो 100% अलाउड है, लेकिन पूरा गवर्नमेंट रूट है। तो हमने एफडीआई का जो कंसेप्ट है, कितना किधर है, वो हमने कवर अप कर दिया है। अभी हमको देखना है कि एफडीआई कैसे लाते हैं। तो पहला है ग्रीनफील्ड एफडीआई। ग्रीनफील्ड एफडीआई मतलब क्या, कि पूरी की पूरी ऑपरेशन स्क्रैच से हम शुरू करेंगे। ऑपरेशंस स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, ऑपरेशंस स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच मतलब क्या, कि पूरा का पूरा नया सेटअप करके हम पूरा बिजनेस शुरू करेंगे। तो ऑल न्यू सेटअप मतलब कोई प्रेजेंट कंपनी को मैं टेक ओवर नहीं करूंगा, मैं पूरा का पूरा नया कंपनी खड़ा करूंगा और उससे बिजनेस में इंडिया में करूंगा। तो एनआरआई क्या करेगा, एनआरआई इंडिया में आएगा, पैसे डालेगा, कंपनी तैयार करेगा, बिजनेस करेगा और पैसे कमाएगा और प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो बेसिकली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब क्या, कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट नए कंपनी में होता है, तो उसका कोई प्रेजेंस नहीं रहता, पूरा का पूरा नया कंपनी बनाते हैं और उसमें पैसे डाल के बिजनेस करते हैं। इसका अच्छा एक एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स, इसका अच्छा एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स। और भी एक है हुंडई। मैकडोनल्ड्स एक अच्छा एग्जांपल, और एक एग्जांपल है हुंडई। हुंडई तो हुंडई जो है वो भी ऐसे ही काम करती है, पूरा का पूरा उसने सब्सिडरी तैयार की है इंडिया में, और वो इधर आके पैसे डाल के फिर अपना बिजनेस करती है। तो वो कुछ पुराने वाले कंपनीज को नहीं लेती, नया का नया सब किया है। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं ब्राउनफील्ड, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट की थी, ब्राउनफील्ड फार्मा। मतलब क्या, ब्राउनफील्ड एफडीआई, इसका मतलब क्या, पहले से ही कंपनी है तो उसको एक्वायर करो, पहले से ही कंपनी है तो उसको एक्वायर करो। मतलब क्या, नया कुछ नहीं करना, ऑलरेडी एक कंपनी है उसको जाके हम एक्वायर करेंगे। मतलब इंडिया में एबीसी लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है और बाहर के लोग आएंगे, उसको एक्वायर करेंगे और बिजनेस शुरू करेंगे। तो नया कुछ नहीं करने वाले, वो है उसको ही एक्वायर करेंगे। दैट इज द लॉजिक ऑफ ब्राउनफील्ड एफडीआई। ग्रीनफील्ड मतलब पूरा नया, और ब्राउनफील्ड मतलब जो है उसको एक्वायर करो। It is an investment in which multinational corporation buys stock in an established firm in the host country.
डाइची सैंक्यो जो जापान का था, उसने रैनबैक्सी इंडिया को एक्वायर किया था। रैनबैक्सी इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत बड़ा नाम था, तो उसको डाइची सैंक्यो जापान की कंपनी थी, उसने पूरा का पूरा एक्वायर कर दिया। तो अभी रैनबैक्सी इंडिया खत्म हो गया, वो मर्ज हो गया डाइची सैंक्यो में, जो जापान की कंपनी है, दैट इज ब्राउनफील्ड एफडीआई। अभी आपको पता चला होगा कि फार्मा में ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट अगर रहेगा तो उसमें 100% अलाउड है, लेकिन 74% आपको ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है, 74 से 100 आपको गवर्नमेंट रूट से लाना पड़ेगा। दैट इज द लॉजिक। तो ग्रीनफील्ड मतलब पूरा नया करो, अपने आप नया कंपनी करो, पैसे डालो, बिजनेस करो। ब्राउनफील्ड मतलब एक कंपनी को एक्वायर करो जो पहले से ही बिजनेस कर रही है। और लास्ट है जो है उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। मतलब क्या, तो कुछ कंपनी वगैरह नहीं करते, खाली एक एग्रीमेंट होता है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे हीरो होंडा था, हीरो होंडा का क्या था, हीरो अलग थी, होंडा अलग थी, पहले वो एक साथ काम करते थे, अभी उनका जॉइंट वेंचर टूट गया, तो अभी हीरो अपना अपना कर रही है, होंडा अपना अपना कर रही है, तो दैट इज जॉइंट वेंचर। तो वो भी हो सकता है। मतलब क्या होता है, एक लोकल ब्रांड फॉरेन ब्रांड से कोलैबोरेट करता है, खाली कोलैबोरेशन होता है, नया कुछ नहीं होता, कोई किसी को एक्वायर नहीं करता, कोई नया कंपनी फॉर्म नहीं होती, अपने आप एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन खाली कोलैबोरेशन करते हैं कि आप भी आओ, हम भी आपके साथ कुछ काम करेंगे, दैट इज जॉइंट वेंचर। तो ग्रीनफील्ड भी है, ब्राउनफील्ड भी है और जॉइंट वेंचर भी है, दैट इज द 3 ऑप्शंस ऑफ एफडीआई। तो एफडीआई लाने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ग्रीनफील्ड, पूरा का पूरा नया करो, पैसे डालो, नया कंपनी खड़ा करो और बिजनेस शुरू करो। ब्राउनफील्ड मतलब जो कंपनी है उसको ही एक्वायर करके लो, और जॉइंट वेंचर मतलब खाली कोलैबोरेशन, एक फॉरेन ब्रांड होगा, एक इंडियन ब्रांड होगा, इनका कोलैबोरेशन होगा, दैट इज जॉइंट वेंचर। अभी आप अगले कंसेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे सर। अभी एफडीआई किस सेक्टर में प्रोहिबिटेड है? तो पहला सेक्टर है सर लॉटरी। पहला सेक्टर कौन सा है सर? लॉटरी, गैम्बलिंग, लॉटरी, दूसरा गैम्बलिंग, तीसरा, और लॉटरी में पूरे हैं गवर्नमेंट लॉटरीज भी इंक्लूडेड है। तो लॉटरी, किसी लॉटरी बिजनेस में एफडीआई अलाउड नहीं है, 0% एफडीआई अलाउड है। कोई एफडीआई नहीं ला सकता लॉटरी में, कोई एफडीआई नहीं हो सकता लॉटरी में। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ एफडीआई इन एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर। फिर गैम्बलिंग एक बात है। फिर तीसरा जो है वो है निधि कंपनी। निधि कंपनी, निधि कंपनी में भी कोई एफडीआई नहीं ला सकता। फिर चौथा जो है वो है ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब क्या, सॉरी ट्रेड्स नहीं, टीडीआर आपको लिखना है, टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। तो इसमें भी आपको अलाउड नहीं है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट इसमें भी आपको अलाउड नहीं है। तो टीडीआर जो है उसमें भी आपको उसमें भी प्रोहिबिशन दिया गया है, उसमें भी आपको एफडीआई लाना नहीं है। फिर पांचवा जो है वो है रियल इस्टेट बिजनेस। रियल इस्टेट बिजनेस, रियल इस्टेट बिजनेस में आप नहीं ला सकते एफडीआई, रियल इस्टेट बिजनेस। फिर छठा जो है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, तो उसमें भी आप नहीं ला सकते। फिर लास्ट जो है वो है सिगार्स मैन्युफैक्चरिंग, सिगार्स, चिरूट्स, चिरूट्स का स्पेलिंग है, एक मिनट, हाँ, चिरूट्स, फिर टोबैको एक्सेट्रा। तो टोबैको के प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई नहीं हो सकता। और आठवां जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, एटॉमिक एनर्जी मतलब न्यूक्लियर एंड रेलवे, तो इसमें भी एफडीआई अलाउड नहीं है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास है, तो वो उसमें भी आपको कोई परमिशन नहीं है एफडीआई लाने की। तो पहला बिजनेस है लॉटरी बिजनेस, उसमें आपको एफडीआई लाने का अलाउड नहीं है। गैम्बलिंग बिजनेस, उसमें भी आपको अलाउड नहीं है। निधि कंपनी में भी अलाउड नहीं है। और एक है चिट फंड्स। चिट फंड्स, चिट फंड्स माने भीसी बोलते हैं इसको, हर हर महीना पैसा लगा के फिर वो जैसे होता है वैसे ही पूरा फॉर्मलाइज रहता है वो चिट फंड्स। तो निधि कंपनी में अलाउड नहीं है, चिट फंड्स में अलाउड नहीं है, टीडीआर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में भी अलाउड नहीं है, रियल इस्टेट बिजनेस में भी आपको अलाउड नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस में भी अलाउड नहीं है,
सिगार, चेरोड्स, टोबैको एक्सेट्रा इसमें भी आपको अलाउड नहीं है। एटॉमिक और रेलवे एनर्जी में भी आपको अलाउड नहीं है, रेलवे में भी आपको अलाउड नहीं है। तो ये कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है जिसमें आप एफडीआई नहीं ला सकते, जिसमें आप एफडीआई नहीं ला सकते, आपको अलाउड नहीं है। तो जिसमें एफडीआई अलाउड नहीं है ये हमने सेक्टर्स अभी देख लिए, लॉटरी, गैम्बलिंग, निधि कंपनी, चिट फंड्स, टीडीआरस, रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस, सिगार, चेरोड्स, टोबैको एक्सेट्रा, एटॉमिक एंड रेलवे, ये आपको अलाउड नहीं है। सो दिस इज द सेक्टर्स इन विच आपको एफडीआई अलाउड नहीं। तो अभी हमने ऐसे सेक्टर्स देखे जिसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। अभी हम अगले कंसेप्ट के ऊपर बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एफडीआई वर्सेस एफपीआई। अभी एफपीआई नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, सॉरी आपको करेक्ट करना है सर, एफपीआई नहीं है, एफआईआई है, सॉरी एफआईआई। तो एफआईआई मतलब क्या, बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफआईआई का क्या मतलब है? एफडीआई का तो मतलब हमने देख लिया कि वो इधर आके बिजनेस करते हैं, शेयर कैपिटल में पैसा लगाते हैं, ओनरशिप लेके बिजनेस करने की उनकी ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन एफआईआई जो रहते हैं वो उनका बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, वो खाली प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो खाली एफआईआई क्या करते हैं, वो खाली प्राइस जो ऊपर नीचे होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो उसका बेनिफिट लेते हैं, बाकी उनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसा भी हो सकता है एकदम से वो पैसे निकाल के लेंगे, एकदम से पैसे डालेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, अगर किसी को फुल फॉर्म नहीं पता है तो इसके हम प्यार से बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम इसमें जो डिफरेंस है वो देखने वाले हैं। पहला जो डिफरेंस है वो है एफडीआई जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में चला जाता है। जो पैसा आता है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है सर? प्रोडक्शन में जाता है। तो मनी गोज इनटू द प्रोडक्शन, मनी गोज इनटू द प्रोडक्शन, मनी गोज इनटू प्रोडक्शन। जो पैसा आता है वो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। इधर जो होता है वो मनी गोज फॉर हेजिंग, मतलब रिस्क एडजस्टमेंट के लिए और बेनिफिट के लिए पैसा आता है। मनी गोज फॉर हेजिंग। तो इससे कोई, इनको कोई मतलब नहीं है आप बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये तो खाली प्राइस का बेनिफिट लेते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, एफडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होता है और एफआईआई हमेशा शॉर्ट टर्म से ही होता है, हमेशा शॉर्ट टर्म से ही होता है। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी। अभी एफडीआई का प्रोडक्शन से मतलब है तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी को, तो इट कंट्रीब्यूट्स जीडीपी। जितना एफडीआई बढ़ेगा उतना हमारा जीडीपी बढ़ने की संभावना ज्यादा है। ये एफआईआई वाले कुछ कंट्रीब्यूट वगैरह नहीं करते क्योंकि वो तो खाली पैसा की जो प्रॉफिट है वो देख के आते हैं, जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो देख के आते हैं। सो नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी। इससे तो इनका तो हमको जीडीपी से निकालना पड़ता है शेयर, क्योंकि ये तो कमा रहे हैं और वो उधर लेके जा रहे हैं। तो नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी, तो एफआईआई का कोई मतलब नहीं, वो जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं नहीं। तो चौथा जो है वो है स्टेबल कैपिटल। स्टेबल कैपिटल, तो इनका जो है वो स्टेबल कैपिटल रहता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म से पैसे डालते हैं, वो एकदम से पैसे निकाल के नहीं लेने वाले। तो वो दिक्कत नहीं होती कि कब वो पैसे निकालेंगे, कब वो पैसे निकालेंगे। तो इसको हम बोलते हैं थ्रेट ऑफ कैपिटल फ्लाइट। तो इनका नो थ्रेट ऑफ कैपिटल फ्लाइट, मतलब वो पैसा उठा के नहीं लेने वाले, लेके जाने वाले, वो रखने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नो थ्रेट ऑफ कैपिटल फ्लाइट, नो थ्रेट ऑफ कैपिटल फ्लाइट, नो थ्रेट ऑफ कैपिटल फ्लाइट। तो कैपिटल फ्लाइट का कोई थ्रेट है नहीं, तो संभावना कम है नहीं ऐसा नहीं, संभावना कम है। इसमें कैपिटल फ्लाइट हमेशा रहती है क्योंकि उनको अगर लगा कि अभी प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है तो वो पैसे लेके जाएंगे, तो कैपिटल फ्लाइट हमेशा इसमें रहता है, कैपिटल फ्लाइट हमेशा इसमें रहता है। तो अगर उनको लगा कि कोई संभावना है नहीं तो वो पैसे उठा के ले सकते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म से पैसे डालते हैं, शॉर्ट टर्म से पैसे डालते हैं, शॉर्ट टर्म से पैसे डालते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो, अभी एफडीआई कब होगा? जब मेरा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा तभी वो पैसा डालेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म से डाल रहे हैं। तो वो डिपेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। फिर उसका दूसरा एक रीजन है एनवायरनमेंट, मतलब
बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट, और तीसरा जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल। मैंने एक एग्जांपल दिया था। अभी अगर आप सोचो कि पाकिस्तान में हमें एफडीआई करना है, कोई करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान को। तो लेकिन अगर इंडिया में लोग आना चाहते हैं तो वो लोग आएंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं हमको। दैट इज द लॉजिक। तो ये एफडीआई किसके ऊपर डिपेंड रहता है? अगर गवर्नमेंट पॉलिटिकली स्टेबल है, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल उस कंट्री का अच्छा है, तो ही लोग पैसा डालेंगे, नहीं तो पैसा नहीं आने वाला। इसमें एफआईआई को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी रहे सरकार में, कोई भी जाए, ऐसा भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, कुछ भी हो, उनसे इससे उनको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं। तो नो सच डिपेंडेबिलिटी। तो वो खाली पैसा किधर डालना है और किधर प्रॉफिट है उतना ही सोचते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। उनको लगा कि अभी नहीं है तो वो निकाल के चले जाएंगे, अगर है तो वो रखेंगे। दैट इज द थिंग। और अभी अगले पॉइंट के ऊपर जाएंगे, दैट इज लास्ट। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन है? तो हमने पहले भी देखा है, ग्रीनफील्ड एक ऑप्शन है, ग्रीनफील्ड एक ऑप्शन है, ब्राउनफील्ड एक ऑप्शन है, ग्रीनफील्ड एक ऑप्शन है, ब्राउनफील्ड एक ऑप्शन है, और दूसरा और तीसरा है जॉइंट वेंचर, जेवी जिसको हम बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। तो ये भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसमें तो खाली हेजिंग होता है, तो हेज फंड्स ही यूज होते हैं, हेज फंड्स। तो इसमें कुछ ऐसा ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड वगैरह नहीं रहता। तो एफडीआई एफआईआई में क्या फर्क है? बेसिकली एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उनका मतलब खाली प्राइस से है, उनको कोई इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं करनी, उनको कोई बिजनेस नहीं देखना, वो खाली हेजिंग के लिए यूज करेंगे। शेयर का जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उसका बेनिफिट एफआईआई लेंगे। बढ़ेंगे सर अगले कंसेप्ट के ऊपर, जो एक हटके कंसेप्ट आपको इसमें है, जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है? बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो इन नंबर्स हम बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम बोलते हैं क्वालिटी टर्म्स में। तो भले ही से फॉर एग्जांपल हमारा जीडीपी बढ़ गया, तो इसका कारण ये, इसका रिजल्ट ये नहीं है कि हमारी पॉवर्टी चली गई, नो। तो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट भी हो रहा है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ग्रोथ, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा है, इनकम मिल रहा है, अच्छा है, लेकिन वेल्थ क्रिएट हो रहा है क्या, ये देखना जरूरी है। प्रॉफिट मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है क्या, ये देखना जरूरी है। तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ग्रोथ तो होगी, नंबर्स हम देख सकते हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं तो वो ग्रोथ है, लेकिन नंबर्स बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ रही है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो बढ़ेंगे पहले कंसेप्ट के ऊपर। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है अमाउंट, इंक्रीज इन द अमाउंट, इंक्रीज इन द अमाउंट। तो खाली इंक्रीज इन द अमाउंट बोलते हैं, इंक्रीज इन अमाउंट, इंक्रीज इन अमाउंट। तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, ये हम देखते हैं। तो दैट इज जस्ट अ नंबर। इसमें हम क्या देखते हैं सर? क्वालिटी देखते हैं सर, क्वालिटी। तो पॉवर्टी कितनी कम हुई, फिर एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, ये होता है एम्प्लॉय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, ये सब देखते हैं, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट है सर, इट इज इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, इट इज इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, इट इज इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। तो अगर नेशनल इनकम मेरा बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इसमें इंप्रूव इन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इंप्रूव इन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये अगर इंप्रूव हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। हेल्थ केयर अगर हमारा अच्छा बढ़ रहा है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो वो हम बोल सकते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर फोकस करता है? फोकस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, फोकस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये खाली गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर फोकस करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करता है। किसको कितना मिला ये देखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका जो एक
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सिंगल डायमेंशनल एस्पेक्ट। ये तो खाली नंबर बोलता है कि इतना कम हुआ इतना बड़ा, तो सिंगल डायमेंशनल है, इसको और कुछ अंग नहीं है। सिंगल डायमेंशनल एस्पेक्ट, इसको हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एस्पेक्ट, इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट। मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा चीजों को देखा जाता है। पॉवर्टी कम हुई कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा कि नहीं, ये सब देखा जाता है। इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, दैट इज द थिंग। फिर आगे बढ़ेंगे सर। अभी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो पहले इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी। अगर नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है तो क्वालिटी कहां से बढ़ेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि नंबर नहीं बढ़ रहा है लेकिन क्वालिटी बढ़ रही है, ये तो इम्पॉसिबल है सर। तो अगर नंबर बढ़ रहा है तो ही क्वालिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट करना है तो पहले ग्रोथ करना पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वेल्थ नहीं होगी, पहले प्रॉफिट फिर वेल्थ। पहले से ही वेल्थ 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 करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लिख सकते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगता है, दैट इज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे सर। छठवां पॉइंट है, तो इसके इंडिकेटर्स क्या क्या है, तो कैसे मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को? तो इंडिकेटर्स है इसमें आपको याद रखना है सर। एक है जीडीपी, फिर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आपको लिखना है सर। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। स्पेलिंग के ऊपर मत ध्यान दो, आपको स्पेलिंग कोई पूछेगा नहीं। जीनी कोएफिशिएंट, जीनी कोएफिशिएंट, फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तो सब क्वालिटी दिखा रहे आपको, ये पढ़ के भी पता चल रहा होगा कि ये सब क्वालिटी दिखा रही है, नंबर्स के बारे में नहीं बोल रहे, ये क्वालिटी दिखा रहे हैं। दैट इज द बेसिक लॉजिक। आगे बढ़ेंगे सर। सातवां जो पॉइंट है वो क्या बोलता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ये तो खाली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर है। आठवां पॉइंट क्या बोल रहा है सर, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या दर्शाता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन दर्शाता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और डेवलपमेंट क्या दर्शाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही सुंदर पॉइंट है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी सर। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं, ये देखो, इसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। खाली नंबर बढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो तो है, वो तो लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे सर 9वें पॉइंट के ऊपर, नैरो कंसेप्ट, क्योंकि खाली नंबर ही है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ पहले आता है, तो दैट इज ब्रॉडर कंसेप्ट, इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। और फिर लास्ट जो है वो है मोर रेलेवेंट इन डेवलप कंट्रीज, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में पहले से ही डेवलपमेंट हो चुकी है, तो वो क्या देखेंगे, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे। मोर रेलेवेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज। उल्टा है, हमको क्या लगता है डेवलपमेंट डेवलप कंट्रीज में लगेगी, नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड है ना, इसलिए। तो डेवलप कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ तो वो स्टैग्नेंट हो जाएंगे, नया तो कुछ करना नहीं है, तो बढ़ना तो चाहिए, अगर नहीं बढ़ा तो स्टैग्नेंसी आएगी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमने पार्ट 2 जो था यूनिट 8 का वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने क्या क्या देखा सर, इसमें हमने देखा एफडीआई का मतलब क्या है। एफडीआई का मतलब देखने के बाद एफडीआई इंडिया में कैसे ला सकते हैं, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट। फिर हमने देखा कि कौन कौन से सेक्टर में कितना एफडीआई अलाउड है। फिर उसके बाद हमने देखा कि
कैसे एफडीआई ला सकते हैं, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड, जॉइंट वेंचर। फिर ऐसे सेक्टर हमने देखे जिसमें एफडीआई प्रोहिबिटेड है। फिर हमने एक डिफरेंस कवर अप किया, एफडीआई वर्सेस एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और फिर हमने एक हटके कंसेप्ट की, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारा ये यूनिट 8 भी खत्म हो गया है और यूनिट 8 का जो पार्ट 2 हम लेने वाले थे वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम यूनिट 9 देखने वाले हैं।